ओके, सो लेवल 1 के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। लेवल 1 के क्वेश्चंस क्लास 9 मेजरमेंट कैनेमेटिक्स के भी क्वेश्चन करा दिए गए। अभी 7 हमारे लेक्चर आए हैं कैनेमेटिक्स के, इसी क्लास के क्लास 9 के ही। आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पहला चैप्टर ही नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से हम लोग करें। हाँ, बात भी सही है। तो वैसे अकबर क्लासेस एक चैनल है, वहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल्स इसका थ्योरी अपलोड किया है, और मैंने भी इसका कुछ थ्योरी अपलोड किया है। केवल अगर कुछ को छोड़ दें, जैसे स्प्रिंग बैलेंस का थ्योरी और डेंसिटी वगैरह को लेकर सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स को छोड़ दें, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना था, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा था, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा था, उस सारा का विश्लेषण किया था कि क्यों हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, यूनिट्स क्या होते हैं, और उन चीज़ों को देखा था। लेकिन कुछ बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि उनको किसी क्लास में करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जितना हमने किया, वर्नियर स्केल हो चुका है, पीछे शायद नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी वही फंडामेंटल है। और हमने सारा चीज़ डिस्कस किया था कि क्यों वर्नियर स्केल का हमें क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को कम करते हैं। ओके, ये क्या इस पूरे चैप्टर का मेन वही वर्नियर स्केल का जो है वही मेन है। लीस्ट काउंट को जितना कम रहेगा, लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट जितना कम रहेगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा रहेगा, या फिर एक्यूरेसी जितना ज्यादा रहेगा लीस्ट काउंट उतना ही कम रहेगा। तो हम अपने स्केल से, जो ज्योमेट्री स्केल है, उसके द्वारा हम उसे उस चीज को उतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं जितना वर्नियर स्केल से या पिच से, जो भी हमारा स्क्रू गेज है, सॉरी पिच बोल रहा हूँ, स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज दो तरीके से पढ़ना था। तो आप वर्नियर स्केल भी केवल पढ़ोगे तो उसका फंडामेंटल्स आप समझ जाओगे। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग, उसको भी हम लोग देंगे एक्सप्लेनेशन। तो पहला ट्रू एंड फॉल्स है, शुरू के 5 6 7 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी at a given place. Yes, simple pendulum can be used to determine acceleration due to gravity. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो, हमें टाइम पीरियड क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर एल अपॉन जी। ओके, टाइम पीरियड हम लोग इसको लिखते हैं, छोटे डिग्री के लिए हम लोग इस चीज को लिखते हैं टाइम पीरियड को। तो हाँ, जी को हम लोग सिंपल पेंडुलम से इसे हम मेजर कर सकते हैं। आप और मैं भी बताऊंगा कैसे मेजर करते हैं। जैसे एक वीडियो यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हो, इस आदमी ने जो भी हो चैनल जो है, उन्होंने इसको अपलोड भी किया था। तो आप जैसे ही सर्च करोगे तो उनका आप देख सकते हो। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा, तो ये शायद अपलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। 1 मिनट आ जाएगा। स्किप एड्स। तो इस पूरे 30 मिनट में उन्होंने इसको पूरे अच्छे से मेजर किया है कि कैसे सिंपल पेंडुलम से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे 30 मिनट को नहीं देखना है। ओके, इस पूरे 30 मिनट को नहीं देखना है। इस पूरे 30 मिनट में उन्होंने क्या कहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाए, दोनों तरफ इसका 4t² इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एल अपॉन जी हो जाएगा। और यहां से आप क्या लिखोगे, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू एल अपॉन t² हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, यही हमारा क्या मिला, इक्वेशन मिला। अब उन्होंने इस पर क्या किया, इस पर ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस पर ग्राफ बन सकता है, क्यों, देखो एल अपॉन t² जो है, इसको आप देखो, अगर स्लोप, अगर हम एक ग्राफ बनाए, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है क्या, ग्राफ बनाए, अगर y एक्सिस की तरफ एल ले और यहाँ t² ले, ओके, तो ये जो आप कुछ देखोगे, ये कुछ ग्राफ इस तरह से ये ओरिजिन से होकर गुजरेगा। और अगर आप कुछ लाइन लेते हो, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो कोई भी x, y, और फिर यहाँ पर आप लेते हो, तो इसका जो स्लोप देगा ना, एल अपॉन t² का स्लोप, यहाँ से आप g निकाल सकते हो। आप यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन डेल्टा t² निकाल लोगे, ठीक है। 1 2 पॉइंट एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग लेंथ का आप पेंडुलम लोगे, तो एक्सपेरिमेंट करके ये कुछ ग्राफ आएगा, और डेल्टा एल यानी कि L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1 करोगे, 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही पास हो, लेकिन जो भी हो, हालांकि ओरिजिन से ही पास होना चाहिए।
और उसको फिर जो भी मिलेगा उसको 4π² से मल्टीप्लाई कर देना। देख रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वहां से आपको g का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ग्राफ इस चीज को निकाला है कि कैसे सिंपल पेंडुलम से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस भी उन्होंने दिया है। प्रिकॉशंस क्या है हमारा, कि जो भी हम सिंपल पेंडुलम के लिए जो भी एंगल हम लोग, जितनी दूर तक एंगल छोटा होना चाहिए, ओके, मतलब 10 डिग्री के लगभग, ठीक है, एंगल ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो एसएचएम करने लगेगा। वैक्यूम में होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो भी एल होता है वो सेंटर ऑफ मास से इसको मेजर किया करना चाहिए। बॉब के सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, बॉब है, ये क्या है, थ्रेड है। तो इस तरह के आप पूरा वीडियो को देख सकते हो कि उन्होंने कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है सिंपल पेंडुलम की मदद से। ओके, तो आप जाके देख सकते हो इस चीज को। मैंने यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक डालने के लिए, काफी अच्छा से इन्होंने बताया है एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजर यूजिंग सिंपल पेंडुलम। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको बताना जरूरी था। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द जीरोस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड। ओके, तो जब कोइंसाइड नहीं करा तो इसका मतलब क्या हुआ, जरूर में एरर है, एरर है, क्योंकि कोइंसाइड करना चाहिए था। एक आइडियल वर्नियर कैलिपर्स में कोइंसाइड करते हैं कौन, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, लेकिन यहाँ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। कॉमा व्हेन द जॉज आर इन कांटेक्ट देन देयर एग्जिस्ट एन एरर, बिल्कुल सही, वहाँ एरर है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का ट्रू होगा, दूसरे का भी ट्रू होगा। तीसरे में क्या है, इफ पी इज द पिच ऑफ ए स्क्रू, ठीक है, कॉमा देन द डिस्टेंस बाय विच स्क्रू एडवांसेस व्हेन गिवन एन रोटेशन इज पी बाई एन। पी बाई एन नहीं होगा, एनपी होगा, ठीक है। अगर जो आप स्क्रू गेज को देखे होगे, उसका मैकेनिज्म अगर आप पढ़े हो, तो जो स्क्रू रहता है, तो ये जो बगल में आप एक सर्कुलर आप स्केल देखते हो, फिर एक मेन स्केल होता है, और यहाँ से मेन स्केल से ही स्क्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे, तो ये जो स्क्रू है, तो जितना ये रोटेशन करेगा, इसके एक रोटेशन में ये जो सर्कुलर स्केल है, इसका एक रोटेशन पे जो होता है उसको पिच कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये एन रोटेशन कर रहा है तो ये कितना चलेगा, तो अगर पिच पी है तो अगर ये एन रोटेशन कर रहा है तो ये एन पी चलेगा। ये जो स्क्रू है, फिर से समझो, ये जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, ये जो सर्कुलर स्केल है, जो अगर ये एक रोटेशन करता है तो जितना ये स्क्रू चलता है उसको हम लोग पिच करते हैं, जितना दूर वो चलता है उसको पिच कहते हैं। तो अगर यही सर्कुलर स्केल एन टाइम्स रोटेट करे तो ये जो स्क्रू है वो कितना चलेगा, एनपी टाइम्स, ना कि पी बाई एन टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर पी बाई एन लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। अगर एनपी होता ना तब ये ट्रू होता। तो देख लो यहाँ पर जो अधिकतर क्वेश्चंस है। और एक चीज और, वर्नियर कैलिपर्स और जो स्क्रू गेज है, अगर आपका स्कूल 11-12 क्लास तक का है तो वहाँ फिजिक्स लैब में ये होगा, तो आप वहाँ जाके जरूर फिजिक्स वाले सर से कहना, या मैडम जो भी हैं, कि वे आपको ये दिखाएं और उनका मैकेनिज्म समझें, क्योंकि कॉपी पर पढ़ने से ज्यादा बेहतर आप वहां समझ पाओगे। ओके, नहीं तो फिर मार्केट से भी आप खरीद सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं आता होगा, और उसको आप देख सकते हो, खुद से आप नाप के देख सकते हो चीजों को कि कैसे वो बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। ज्यादातर ये फिजिक्स लैब वगैरह चीजों में यूज होता है, जो काफी छोटी चीजें होती हैं उनको एक्यूरेटली मेजर करना होता है। क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए, हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीजें एक्यूरेट होनी ही चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट्स गड़बड़ आएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चौथे का, इफ द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट of length and breadth of a rectangle are 2% and 3% respectively, comma, then the percentage error in the determination of area is 5%। क्या है, सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। हालांकि इस बुक में एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया है ऐसा, केवल परसेंटेज एरर के लिए क्या लिखा गया है कि जो एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि जो मेजर किया गया है एरर अपन एक्चुअल इंटू 100 करके परसेंटेज एरर निकाला गया है। लेकिन कैलकुलस नाम की एक चीज होती है जिसको यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप जब भी एरर निकालते हो ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये होता है। इस तरह से एरर निकालते हैं हम लोग। ओके, तो अगर परसेंटेज एरर निकालना है आपको, आप ध्यान देना, इस तरह से इसको याद भी रख सकते हो कि ये जो मैंने लिखा, इसी में अगर मैं हर से
LHS और RHS को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। ये मैं कहाँ से किया, कैलकुलस से, कैलकुलस से ही ये चीज आता है, चेंज इन एल, ठीक है। ये क्या लिखा है, डेल्टा एल मतलब चेंज इन एल, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। वैसे भी आपको पता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, इसको नोट कर लेना कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। एरर्स आर ऑलवेज, हमेशा जो भी एरर आएगा ना एक्सपेरिमेंट में आज ऑलवेज एडेड, कभी भी सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये ऑलवेज ऐड होते हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, इसको इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, तो ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज एरर इन एरिया हो गया, यही ना हो गया, परसेंटेज एरर इन एरिया हो गया, ठीक है। किसके बराबर हो गया, परसेंटेज एरर इन लेंथ, ठीक है। परसेंटेज यहां पर इसको लिख देता हूं, तो हमारा क्या आया था, परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू क्या आया, क्योंकि डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 ये परसेंटेज एरर है एरिया में, किसके बराबर आया था, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ में कितना का हमारा परसेंटेज एरर है, कितना दिया हुआ है 2% प्लस, और ब्रेथ में कितना है 3%, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 5%, परसेंटेज एरर एरिया कितना हो जाएगा 5%। इस तरह से इसको हम लोगों ने किया। आ रहे समझ में कैसे इसको हम लोगों ने, यहाँ पर कैलकुलस वाला पार्ट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज आप सब जानते हो कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो एक तरह से आप उसको कर सकते हो, है ना। तो ये तो काफी आसान था, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम में जब एरर आ जाता है तब उसको हम लोग कैसे करते हैं, तब वहां पर कैसे डील करते हैं, जो कि काफी मजेदार है। तो यहाँ पर ये हो गया परसेंटेज एरर हमारा, तो यहाँ क्या हमारा स्टेटमेंट सही है गलत है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेलोसिटी ग्रेडियंट ओके इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, देन इट्स यूनिट इन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता था, फुट, पाउंड, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। वैसे हमने और भी सिस्टम पढ़े थे, याद है, एम के सिस्टम पढ़ा था, एम से क्या होता है मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, और एक और सिस्टम पढ़ा था हमने यूनिट का, सीजीएस, याद है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ये सभी और कुछ नहीं बल्कि वेट, लेंथ और टाइम के यूनिट है, ठीक है। इन्हीं को अलग अलग टाइम के ही अलग अलग यूनिट है, और ज्यादातर एमकेएस का यूज होता है। ये भी बताया था कि ये स्टैंडर्ड है, एमकेएस का यूज स्टैंडर्ड है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, देन इज यूनिट इन एफपीएस। ओके, तो एफपीएस में इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो एफपीएस में अगर यूनिट निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और पहले ही बता चुका है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, वहां पर यूनिट किसका होगा, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, LT-1 होता है। तो लेंथ में हम किसको लिखेंगे, फुट को, ठीक है। लेंथ में किसके लिखेंगे, फुट को, ठीक है। लेंथ में हम किसको रखेंगे, लेंथ में हम इसको रखेंगे फुट को, ठीक है। और टाइम में सेकेंड को, अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अप पर यूनिट डिस्टेंस। तो पर यूनिट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी फुट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि एफपीएस सिस्टम है ना, यहाँ पर मीटर तो रख नहीं सकते हैं, या सीजीएस सिस्टम भी नहीं है कि यहाँ पर सेंटीमीटर रख दें। तो एफ से एफ कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं, पर सेकेंड, लिख लो बगल में, इसको क्या पढ़ते हैं, पर सेकेंड, ठीक है। एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है ना कि अगर किसी a के पावर -1 को 1/a लिखते हैं, उसी तरह ये a के पावर -1 है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/s लिखेंगे, ठीक है। इसी को पर सेकंड पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट एफपीएस में कितना है, पर सेकंड है। और एफपीएस ही नहीं, एमकेएस में भी इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकंड ही होगा, क्योंकि मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। यही नहीं, सीजीएस में भी इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकंड ही होगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो केवल यूनिट पूछ रहा है, ओके। तो तीनों केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट पर सेकंड ही होगा। तो ऑफ कोर्स ये पूरी तरह ट्रू है हमारा, तो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 10 टू पावर 6 ये क्या पढ़ते हैं,
माइक्रोमीटर, ठीक है, आर इक्वल टू 1 मीटर। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। कैसे? आपको पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, आपको पता है, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻6 मीटर होता है ना, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर में 1 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका मतलब 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा? तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/10⁻⁻6, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है। ओके, ये और कुछ नहीं बल्कि उल्टा पूछ दिया है, ठीक है। ये और कुछ नहीं बल्कि थोड़ा उल्टा पूछ दिया है। हम लोग हमेशा क्या याद रखते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। हम लोग हमेशा ये याद रखते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा? तो 10⁻6 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर ज्यादा बड़ा है कि 1 माइक्रोमीटर ज्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स 1 मीटर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। तो ये चीज आप इसको याद रखे हो ना। ये जो इस तरह से ढलान का एक जो बना था फोटो कि ऊपर में किलोमीटर, उसके नीचे जाते हैं तो मीटर, उसके नीचे जाते हैं तो सेंटीमीटर, ठीक है, और नीचे जाते हैं तो मिलीमीटर, और नीचे जाने लगते हैं तो माइक्रोमीटर। ऐसा पढ़े हो ना। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे गाइस, अगर ऐसे नीचे जाते गए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई। और इस पहाड़ के नीचे उतरना है तो मल्टीप्लाई, और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, एक टॉपिक ही था, क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये उसी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, द लिस्ट काउंट, ठीक है, द लिस्ट काउंट यानी द मिनिमम वेट दैट कैन बी वेट ऑफ ए फिजिकल बैलेंस इज 1 ग्राम फॉल्स। सबको पता है कि लिस्ट काउंट फिजिकल बैलेंस का 1 ग्राम नहीं होता है बल्कि 100 ग्राम होता है। ओके, 100 ग्राम होता है। ये एक टॉपिक था ना इसमें चैप्टर में। तो ये ग्राम नहीं होता। लिस्ट काउंट करने का मतलब, एक फिजिकल बैलेंस का लिस्ट काउंट करने का मतलब कि मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम वेट वह कितना मेजर कर सकता है। ओके, यानी कहने का मतलब कि अगर इससे कम वेट दे देंगे, अगर 100 ग्राम से कम वेट दे देंगे ना गाइस, तो मान लो 90 ग्राम, तो ये जो है ये मेजर मतलब कांटा उस तरह से नहीं दिखा पाएगा, उस तरह से ये मेजरमेंट शो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, फिजिकल बैलेंस टूटेगा भी नहीं। वह तराजू इधर उधर होगा, बिल्कुल होगा। 90 ग्राम वेट है तो एक तरफ झुकेगा, लेकिन वहां पर उस तरह का मेजरमेंट नहीं है। ओके, लिस्ट काउंट आप समझ रहे हो ना। जैसे तो लिस्ट काउंट के बारे में बहुत सारा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जब हम लोगों ने वर्नियर कैलकुलस को पढ़ा था। अगर आपको देखना है उस लेक्चर को तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस प्लेलिस्ट का, और नहीं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो गया इसका आंसर, फॉल्स, क्योंकि लिस्ट काउंट जो है फिजिकल बैलेंस का यानी कि द मिनिमम वेट दैट कैन बी वेट, वो 1 ग्राम नहीं है बल्कि 100 ग्राम, और 100 ग्राम को ही 0.1 kg भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होगा। इन ए स्प्रिंग बैलेंस, ओके, कॉमा, द एक्सटेंट ऑफ ए पूल ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल काफी सिंपल है। प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट अप्लाइड ऑन इट, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट। वैसे भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। किसी भी स्प्रिंग पे, आप किसी भी स्प्रिंग पे अगर फोर्स लगा रहे हो और जो वेट रखा गया है ना गाइस, यही तो नीचे फोर्स लगाएगा। अगर ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है और नीचे वेट रखा हुआ है डब्ल्यू, ठीक है, या फिर मास इसका मान लो एम है, तो नीचे एम जी लगेगा, और यही तो इस पर फोर्स हो गया। तो अब ये इलोंगेट होगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, और थोड़ा क्या होगा, इलोंगेट होगा, थोड़ा सा इलोंगेट होगा, लंबा होते जाएगा। तो यही होता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो एक टाइम्स लंबा हो गया, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा स्प्रिंग और इलोंगेट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन स्प्रिंग बैलेंस द एक्सटेंट ऑफ ए पूल ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट अप्लाइड ऑन इट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, इफ n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू n-2 डिवीजन ऑन द मेन स्केल देन द लीस्ट काउंट इज। तो लीस्ट काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1 MSD माइनस 1 VSD करते थे, है ना। लीस्ट काउंट दो तरीके से निकाल सकते थे। लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे हम लोग, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग दो तरीका अपनाते थे, ठीक है। लीस्ट काउंट को निकालने के लिए हम लोग 1 MSD यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दो तरीका है। और दूसरा लीस्ट काउंट ऐसे भी निकल सकता था कि 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है, वर्नियर और वर्नियर स्केल, ठीक है। नंबर ऑफ है, यहाँ पर 1 VSD है, यहाँ नंबर ऑफ VSD है, ये चीज समझो। तो दोनों में से जिसको भी आपको सहूलियत लगता है आप वहां से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू n-2 डिवीजन ऑफ मेन स्केल देन द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो लीस्ट काउंट, ठीक है, 1 MSD, ठीक है, 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कितना है, n है ना, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, n है। नंबर ऑफ, अगर आप देखो कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना, अब हम लोग आगे देखते हैं द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.00045726 मीटर पर सेकेंड इज, ठीक है। ये कोई स्पीड का अपना क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। देखने से तो यही लग रहा है मीटर पर सेकेंड है इसका यूनिट, तो ये स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक चीज आप जानते हो ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के संबंध में कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड ए नंबर विच इज ए पावर ऑफ 10, ठीक है। जैसे कि 1350 को आप क्या लिख सकते हो, 1.35, ये क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 के बीच में है, इंटू 10 टू द पावर 4। 0.00125 को क्या लिख सकते हो, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4। ये देख रहे हो, पहला क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 के बीच में है, और फिर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 के समथिंग पावर से, ओके। तो यही ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों, इसी को एक्सपोनेंशियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल पार्ट कहते हैं। The exponential part is such a representation is known as the order of magnitude। ये इसी को order of magnitude कहते हैं। The exponential part in such a representation is known as the order of magnitude, ठीक है। तो इसी को order of magnitude कहते हैं कि किसी भी नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विच इज बिटवीन 1 and 10 एंड क्या 10 के एंड नंबर विच इज पावर ऑफ 10। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े नंबर को, क्योंकि सहूलियत होती है लिखने में, अब उतना बड़ा नंबर लिखने जाएंगे उससे बढ़िया उसे इस तरह से लिखें ताकि हम जल्दी से उसको लिख पाए। तो अगर हम 0.00045726 को देखें तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ठीक है, चौथे नंबर पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लिखने चलें इसको 0.0004726, आई होप यही है। जिसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.5726 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं, ओके, यही लिख सकते हैं हम लोग। देखो तो 4.5726 ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 के बीच में आता है। इसको मल्टीप्लाई किस में किया हम लोगों ने, एक पावर है 10 का, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -4। देखो जो 10 पावर -4 है ना, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर, व्हेन द जॉज ऑफ ए स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड इफ द एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एंड MSD देन द जीरो एरर। तो जीरो एरर कहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ, इसका मतलब, अच्छा अच्छा ये क्यों लिखा हुआ है nth MSD इसलिए लिखा हुआ है, ये बताना चाहता है nth MSD। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा nth MSD, nth वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लिखा हुआ है ना, nth वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा है, ये nth वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ
nth MSD, ठीक है, nth मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, n वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट nth वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद nth MSD। लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्नियर स्केल जो वर्नियर कैलिपर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो वर्नियर स्केल का जो प्रिंसिपल है या वर्नियर कैलिपर्स का जो प्रिंसिपल है वो केवल एक ही बात कहता है कि n-1 MSD को किसके साथ मैच कराना है, n-1 MSD को किसके साथ मैच कराना है, n वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, यही ना। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि nth वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ मैच कर रहा है, nth MSD के साथ। लेकिन होना ये चाहिए था कि nth वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ मैच करना चाहिए था, n-1 MSD के साथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। लेकिन अब एरर है तो क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ये देखना है हमें। तो पॉजिटिव कब होता है वर्नियर कैलिपर में, जब जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ कोइंसाइडिंग पॉइंट होना चाहिए उसके राइट में अगर वर्नियर कैलिपर से का जो स्केल है वो शुरू होता है, ठीक है, यही होता है ना, उसके राइट में अगर वर्नियर स्केल का वर्नियर कैलिपर्स का स्केल जो शुरू होता है तो हम इसे पॉजिटिव कहते हैं। अगर लेफ्ट में शुरू होता है तो नेगेटिव है। आपने पढ़ा भी होगा पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। तो अगर ऐसा हो रहा है कि nth वर्नियर स्केल डिवीजन nth मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है तो पक्का ना पक्का जो वर्नियर स्केल है वो जरूर राइट में है। किसके राइट में, मेन स्केल के जो ओरिजिन है उसके राइट में है, तभी तो मैच करेगा। वो n-1 को ना मैच करके nth को मैच कर ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्नियर स्केल जो है वो कुछ आगे चला गया है, वो अहेड है, किसके, मेन स्केल के अहेड है। मेन स्केल का जो फिक्स पॉइंट है उसके अहेड में है वर्नियर स्केल का फिक्स पॉइंट। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है। इसको जानने के लिए आप एक बार फिर से 0 एरर को पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। और पॉजिटिव 0 एरर में अगर आप 0 एरर को काउंट करते हो तो 0 एरर किसके बराबर होता है, हमारा प्लस n इंटू LC होता है। n क्या है यहाँ पर, जो वर्नियर स्केल जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, nth वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग, ठीक है, MSD। और यहाँ पर LC क्या है, लीस्ट काउंट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस n इंटू LC हो जाएगा, ठीक है, n इंटू LC। कई लोग यहाँ माइनस n इंटू LC भी लिख देंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये नेगेटिव 0 है। ये नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव कब होता, अगर कोई पूछे कि नेगेटिव कब होता तो नेगेटिव तब होता जब nth वर्नियर स्केल डिवीजन किससे मैच करता, n-2 मेन स्केल डिवीजन से, या n-3 मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है, इस तरह से मैच करता, या n-4 मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। आ रही बात समझ में। इन सभी केस में क्या होता, हमारा नेगेटिव 0 एरर होता। लिख लो नेगेटिव 0 एरर, और ये बढ़ते जाएगा नेगेटिव 0 एरर। लेकिन अगर nth वर्नियर स्केल डिवीजन अगर मैच कर रहा है किससे, nth MSD से, या n+1 MSD से, या हमारा n+2 MSD से, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0 एरर में आते हैं। ये सब पॉजिटिव 0 एरर में आएंगे। ओके, अब चलो इतना और आगे और बढ़ते जाएगा, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि कब नेगेटिव, एक तरह से आप इसको देख सकते हो। कोशिश करो कि वर्नियर कैलिपर को आप फिजिक्स लैब में जाके देखने के लिए एक बार, या फिर मार्केट से भी इसको मंगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हैविंग 1 mm पिच एंड 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में तो बहुत आसान है। क्या होता है लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, ये होता है ना स्क्रू गेज में। लिस्ट काउंट निकालना बहुत जरूरी होता है। तो पिच कितना है 1 mm यानी 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100 है, तो क्या हो गया 0.01 mm आ गया, यही आया ना, ठीक है। तो 0.01 मिलीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन मिलीमीटर में तो नहीं दे रहा है, ये माइक्रोमीटर है। तो मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो याद है वो पहाड़ क्या था हमारा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मिलीमीटर,
और नीचे क्या है, माइक्रोमीटर। तो अगर मुझे मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे की ओर जाना पड़ा। तो नीचे की ओर जाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मिलीमीटर से अगर माइक्रोमीटर जाना पड़ेगा, अगर मुझे 1 मीटर है तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 200 सेंटीमीटर होगा। तो देख रहा हूँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मुझे इतना मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे इसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है। ओके, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है। तो 0.01 मिलीमीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है। और ये मैंने कैसे पता किया, क्योंकि मुझे याद था कि 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है। ओके, और मुझे ये भी पता था कि ठीक है, या फिर ये भी पता है मुझे कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर भी होता है। ठीक है, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने पता लगाया कि भैया 1 मिलीमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर होगा, और मेरे पास 0.01 मिलीमीटर है। तो अगर इसे मुझे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से 10 हमारा माइक्रोमीटर आ गया आंसर। तो हम यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे, हमारा 10 माइक्रोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो आंसर भी मैच कर लो, 12 का क्या देता है आंसर, आंसर क्या देता है, ये देख रहे हो 12 का आंसर 10 माइक्रोमीटर है। तो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आंसर नहीं था, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ही। आंसर तो मिलीमीटर में आएगा, और वहां पर 0.01 लिख के मत चला जाना। बहुत लोग यहाँ 0.01 लिख के चला जाएगा, जो कि गलत है। 13 क्वेश्चन नंबर, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हैविंग 20 वर्नियर स्केल डिवीजन वेयर 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, मैंने बताया था लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है तो अच्छा आसान है। तो यहाँ पर आप बना सकते हो इसको, यहाँ पर आप इसको बना सकते हो। तो लीस्ट काउंट अगर इसका निकालना हो तो 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स। ठीक है, तो 1 MSD किसके बराबर इस क्वेश्चन में दिया गया है, 0.1 सेंटीमीटर। हर एक क्वेश्चन के लिए अपना अलग अलग MSD होगा, मेन स्केल डिवीजन है ना, एक ही मेन स्केल डिवीजन का अपना अलग अलग माप होगा। इस क्वेश्चन के लिए 0.1 सेंटीमीटर है। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया है, शायद 20 दिया है। हाँ ऑफ कोर्स 20 है, तो 20 दिया है। तो यहाँ से आप इसको कर लो। तो यहाँ से आप अगर मान लो ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 बचे 100, तो क्या हो गया 0.5 अपॉन 100 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड एज 19। आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, इसलिए 19 लिख के छोड़ा गया है। बहुत लोग सोचेंगे कि 19 केवल मिस प्रिंट हो गया, नहीं 19 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। गिवन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड एज 19, द मास ऑफ 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज। ठीक है, तो गोल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। और हम सबको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है उस, ठीक है, जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है उसका डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री लिखना जरूरी है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड का कितना है, 19 है, और हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी गोल्ड का डेंसिटी नहीं पता, तो हम जी लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, मैं ग्राम में ले रहा हूं। तो यहां से क्या हमारा आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जीडी लिख लो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या आ जाएगा,
19 इंटू क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 19 ग्राम या आया 90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गोल्ड का डेंसिटी 90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हम सबको पता भी है, कई सारे क्वेश्चन हमने बनाए भी क्लास 8 के हाइड्रोस्टैटिक में। तो गोल्ड का डेंसिटी 90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना क्या है कि मास ऑफ गोल्ड निकालना है, मास ऑफ 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। ठीक है, मास ऑफ 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम। 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम करने का क्या मतलब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम करने का क्या मतलब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी हम सबको पता है, क्या पता है, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और मास कितना है गोल्ड का 90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिख लो 90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से मास मुझे निकालना है, और वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर, नहीं 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम कैसे हो सकता है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, यहाँ पर लिखा है 100 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मास क्या आ जाएगा 19 ग्राम आ जाएगा, नहीं 19 ग्राम इंटू 100। ठीक है, 90 ग्राम इंटू 100, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1900 ग्राम। ठीक है, 1900 ग्राम यानी 1900 ग्राम, है ना, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट कैंसिल हो गया, तो बचा केवल मास। और वैसे भी यहाँ केवल मास आएगा, मास में थोड़ी सेंटीमीटर आते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं, सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, नहीं ना। तो मास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1900 ग्राम, या 1900 ग्राम को ये भी लिख सकते हैं ना 1.9 kg। ओके, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.9 kg। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन नंबर हो गया। आई होप कि यहाँ पर तो कितना हो गया 36 मिनट हो गया। तो अगले वीडियोस में इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, मैच 2 कॉलम करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। 21 आगे क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस क्वेश्चन को और भी करेंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरिया डेंसिटी के बारे में हो गया, और क्या है डेंसिटी के बारे में। मैथ 2 कॉलम भी कर ही लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो मैथ 2 कॉलम कर लेते हैं। तो मैथ 2 कॉलम में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव जीरो, एक तरफ हमारे लेफ्ट साइड में को राइट साइड से मैच करना है। तो पॉजिटिव जीरो एरर, डेंसिटी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 2.200 दिया हुआ है, मोमेंटम, रिलेटिव डेंसिटी, और क्या क्या दिया हुआ है, नेगेटिव जीरो एरर 2200, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो इनको मैच करवाना है कॉलम बी से। तो आओ चलो मैच करवाते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशियो है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, हमारा रेशियो है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और कुछ नहीं बल्कि एक रेशियो होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरह से आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो। या फिर किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए वहां पर किस चीज से आप रिलेट कर रहे हो वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं। अब आते हैं और क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए तो बहुत सारा चीज आप देख सकते हो। ठीक है, ये डेंसिटी एक केजी पर मीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है डेंसिटी का। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकालते हो लीस्ट काउंट। यहाँ पर तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल एबव 1 msd पर, ये हो गया 1 msd पर वर्नियर डिवीजन, ये जो लिस्ट काउंट हो गया। तो हमारा सी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, फिर से डेंसिटी दिया है, इसका मतलब जरूर डेंसिटी का कुछ और ज्यादा आती है महत्व है। अब यहाँ 2.200 दिया है, तो आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद और किसी नंबर के राइट साइड में 00 है तो ये चारों को हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2.200 में 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स किसको कहते हैं, ये आपको पता है सिग्निफिकेंट नंबर्स किसको कहते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखो सिग्निफिकेंट नंबर्स किनको कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। A digit whose value are accurately known in a particular measurement. The digits, whose values are accurately known, ठीक है, in a particular measurement are called significant figures. ठीक है, are called significant figures. तो 2.200 में 4 significant figures है, कौन कौन, 2 है, 0 है, 0 है। फिर मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम का यहाँ पर नहीं दिख रहा, रिलेटिव डेंसिटी का तो हो गया। आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज उसी कॉलम में है भी लगते हैं। नेगेटिव जीरो एरर के बारे में दिया है, तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो नेगेटिव जीरो एरर
ये पिच का दिया हुआ है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल एबव द इंडेक्स लाइन। पिच यानी स्क्रू गेज में नेगेटिव जीरो कब होता है, जब जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर होता है। ये आपको याद भी होगा शायद, और आप पलट के देख सकते हो। और क्या है 2200, तो इसमें तो दो ही सिग्निफिकेंट है। 2200 में दो ही सिग्निफिकेंट नंबर्स है, कौन कौन, 2 और 2। 00 इसमें सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, रूट्स थे सिग्निफिकेंट नंबर के, आप उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इसमें दो ही सिग्निफिकेंट, तो आई का 2 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। फिर लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज भी निकालने के लिए इसमें पूछा गया है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज किस क्या हो जाएगा, पिच पर सीएसडी हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पिच पर सीएसडी हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर किस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर किसके बारे में हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर अगर आप देखो तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव VSD प्लस VSD इंटू LC हो जाएगा। ठीक है, VSD इंटू LC हो जाएगा, VSD इंटू LC हो जाएगा। पॉजिटिव जीरो है, VSD इंटू LC हो जाएगा, प्लस है ना। डेंसिटी का अगर हम देखें, डेंसिटी का दो दिया होता है। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये भी देख लिए। 2T0 मोमेंटम का देखते हैं, मोमेंटम का क्या है भाई, मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम का देखते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम अगर मोम लिख दिया, मोमेंटम ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और मास को हम क्या लिखते हैं, m के पावर 1, वेलोसिटी को LT के पावर -1। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m के पावर 1 L के पावर 1 T के पावर -1। देखो तो ये मोमेंटम है ना, m के पावर 1 L के पावर 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, T के पावर -1। ठीक है, और क्या था डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को क्या लिखोगे, m के पावर 1, और वॉल्यूम को क्या लिखोगे, L के पावर 3। यानी m के पावर 1 L के पावर 3, और टाइम तो होता नहीं है डेंसिटी में, तो T के पावर 0। देखो तो ये m के पावर 1 L के पावर -3 और T के पावर 0 डेंसिटी तो है, और प्लस में ये भी डेंसिटी है। देखो तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या है, केजी है, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब में रख सकते हो। ठीक है, ये किस में, एम के सिस्टम में मास को केजी आप रख सकते हो और मीटर क्यूब। तो ये एम के सिस्टम में यूनिट क्या हो जाता है डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। तो आई होप कि सारा मैच कर गया होगा। हाँ, इन कि ये थोड़ा सा अब लिटिल बिट मेसी हो गया, लेकिन काफी अच्छा है। जे का क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये देख लो, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या हो जाएगा, ये पिच पर सीएसडी हो जाएगा, पिच पर सीएसडी, पिच पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ही तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है। रेशियो आप देख लिए कि इसका रिलेटिव डेंसिटी हो गया। फिर से देख लेता हूँ, पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, VSD इंटू LC। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, VSD इंटू LC। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी का हमने देखा था कि केजी पर मीटर क्यूब भी हो सकता है डेंसिटी का, और एक डायमेंशनल फार्मूला भी था, तो आप उसको, ठीक है, डेंसिटी को क्या केजी पर मीटर क्यूब, और नहीं तो m के पावर 1 L के पावर -3 और T के पावर 0। यही तो दो डेंसिटी का, दो डेंसिटी दिए हुए हैं, एक डेंसिटी यहाँ और एक डेंसिटी यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को मैच कर लेना। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1 MSD पर वर्नियर डिवीजन। ठीक है, सी का मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, m के पावर 1 L के पावर -1 इंटू T के पावर, m के पावर 1 L के पावर 1 T के पावर -1। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल अबव द इंडेक्स लाइन। और 2200 दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और तो बता ही दिया। तो आई होप कि ये क्लास आपको मजा आया होगा। मेनली क्वेश्चंस कहाँ से हैं, मेनली क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से, मेजरमेंट से संबंधित है, यूनिट से संबंधित है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, है ना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें, और कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस आप जान जाओ कैसे काम करता है तो आसानी हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक इट। आगे क्वेश्चन को और कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और इस ग्राफ को जरूर करना, इस ग्राफ को देखना कि इसमें जी कैसे निकलता है, उस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चलेगा। तो आगे के में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।